हेलो बच्चों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवी के मैथ्स क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल। तो बेटा पोलिनोमियल का हिंदी मतलब होता है बहुपद। तो आज हम बहुपद पे बात करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं संस्कृत वर्ड है बहु, मतलब होता है एक से ज्यादा पद। तो हम क्या करेंगे कि कई पदों का सामंजस्य ले लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे उनको, तो उनको हम कहेंगे बहुपद। तो उस पर हम और डिटेल से चर्चा करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो बहुपद से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुपद को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अ पोलिनोमियल तो बच्चों यहां पर जो n-1 n-2 और a0 ये जो सारे टर्म है इन सबको हम कहते हैं, और ये क्या होंगे, तो ये होंगे वास्तविक संख्या। यानी कि इस बहुपद में जो an है, n-1 है, n-2 है, n-3 है, an है और ये a0 है, ये सब वास्तविक संख्या होंगे। ठीक है, और जो यहां पर n है विच इंप्लाइज एक्सपोनेंट, हिंदी में हम कहते हैं घात। तो घात जो होगी वो होगी होल नंबर, यानी कि होल नंबर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, यानी कि हमारी पूर्ण संख्या। और जो हमारे n-1 to a0 होंगे वास्तविक संख्या होंगे या रियल नंबर होंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमने पोलिनोमियल को डिफाइन किया। पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म, एक बहुपद p ऑफ x के रूप का होता है, हिंदी वालों के लिए के रूप का होता है। तो एक बहुपद होता है, पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म, वो किस रूप में होता है, वो कुछ इस फॉर्म में होता है। तो इस फॉर्म को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, अ पोलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ, अ पोलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, एक बहुपद p ऑफ x के रूप का फलन होता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। तो एक बहुपद p ऑफ x के रूप का क्या होता है, एक फलन होता है। ठीक है, जहां n-1 n-2 a0 क्या होते हैं, कोई वास्तविक संख्या या रियल नंबर होते हैं, और n जो है यानी कि जो घाते मैं यहाँ पर प्रयुक्त कर रहा हूं, ये घात जो है, ये घाते जो है, ये घाते एक्सपोनेंट्स जो है वो पूर्ण संख्या होंगे या होल नंबर होंगे। ठीक है, क्या सर इसमें उतना हमको क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मैं एक पोलिनोमियल आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ, x³ + x² + x + 1। तो बेटा यहाँ पर कुछ भी कोफिशिएंट में ले लेता हूँ। यहाँ पर ये जो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और वापस क्या आ गया 1, तो ये सब क्या है, रियल नंबर है। ये n-1 ये सब क्या है, रियल नंबर है। और जो घाते हैं बेटा ऊपर, जैसे ये 3 है, 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे x की पावर क्या है 0, तो 0 1 2 3, तो ये किस में आएंगे, 0 1 2 3, ये आते हैं होल नंबर में। ठीक है बेटा, होल नंबर में या फिर पूर्ण संख्या में। तो वही चीज हम यहाँ पर पोलिनोमियल के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के जो पोलिनोमियल चैप्टर के डिस्कशन का हमारा सबसे पहला डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा क्वांटिटी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल क्वांटिटी की। तो बेटा हम यहाँ पर दो क्वांटिटी की बात करेंगे, एक होगी हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी और दूसरी होगी यहाँ पर हमारी वेरिएबल क्वांटिटी। तो कांस्टेंट क्वांटिटी और वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है, आपके लिए एक नया शब्द है। कांस्टेंट मतलब होता है अचर, क्वांटिटी को राशि या अमाउंट बोल सकते हैं हम, वेरिएबल को बोलते हैं चर, और क्वांटिटी तो राशि होगी। तो चर राशि या अचर राशि क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी की। किसकी बात करते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी या फिर अचर राशि। तो बेटा कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड वैल्यू, यानी जिसका मान निश्चित होता है, निश्चित मान।
जैसे कि हम गिनती पढ़ते हैं, तो हमारी जो गिनती है बेटा वो एक फिक्स्ड वैल्यू या निश्चित मान होता है। क्या सर नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने आज अगर 2 को 2 पढ़ा है तो आप कल भी 2 पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि आज का 2 कल एक दिन बड़ा होके 3 बन जाएगा, वो 2 ही रहेगा। ठीक है, सुबह भी 2 है, शाम को भी 2 है और हमेशा 2 ही रहेगा। तो ये फिक्स्ड वैल्यू है या निश्चित मान है, ये बदलती नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इसके बारे में और डिटेल से बताऊं तो हम सुविधा की दृष्टि से कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको 2 प्रकार से पढ़ते हैं। यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटी होती है 2 टाइप से, एक होती है आर्बिटरी और दूसरे होते हैं एब्सोल्यूट। क्वांटिटी या राशि में हमने बात की कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्वांटिटी हमारे 2 टाइप से होती है। एक होती है आर्बिटरी कांस्टेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छ अचर, हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छ अचर। तो बेटा हमारे जो आर्बिटरी कांस्टेंट या स्वेच्छ अचर होते हैं वो इस टाइप से अचर होते हैं कि हम उनको बोलते हैं टेम्पररी कांस्टेंट। अब टेम्परेरी शब्द आप लोगों को समझ में आ रहा है? टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए। जैसे इसमें हम प्रयुक्त करते हैं A, B, C, D, कुछ इस टाइप से, और MN भी यूज कर लेते हैं। तो जो हमारे A, B, C, D, MN है, इनको हम बोलते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट। ये A, B, C, D और MN है, कभी कभार अंकों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि बेटा मैं आपको पढ़ाएंगे आगे पॉलिनोमियल में, तो ये एक है वर्ग बहुपद है, व्यापक वर्ग बहुपद। तो यहाँ पर A लिखा है, इसका मतलब कोई भी अंक होगा, B का मतलब भी अंक होगा और C का मतलब भी अंक। क्या सर नहीं समझ में आया? तो ऐसे हो सकता है ये, यहाँ पर C भी 4 है, B 3 है और ये 2 है। अब ऐसा जरूरी नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि A, B, C जो है वो अंकों को दर्शा रहे, और अंक किसमें कहलाते हैं? नियतांक में। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम नियतांक जो होते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, जो अचर राशियां होती है, उनको 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक होती है आर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ABCD और MN को हम आर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं, ऐसे कांस्टेंट जिनका मान कभी कभी फिक्स नहीं हो, मतलब थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं, हमेशा के लिए इनका मान ये 1, 3, 4 नहीं हो सकता, ये कुछ समय के लिए हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट की। तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट जो होता है, यानी कि निरपेक्ष अचर जो होता है होते हैं, तो इसमें हमारी फिक्स वैल्यू ही आती है, जैसे कि 1, 2, 3। और यदि हम पाई का वैल्यू अगर 22/7 ले लें, यदि हम ले लें, तब हम इसको पाई को भी बोल सकते हैं यहाँ पर। और सारे नंबर्स जो होंगे हमारे वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट होते हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि कांस्टेंट क्वांटिटी को 2 टाइप से पढ़ा जाता है, आर्बिटरी कांस्टेंट और एब्सोल्यूट कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट जो होते हैं वो टेम्पररी कांस्टेंट भी बोला जाता है, और एब्सोल्यूट कांस्टेंट को बोलते हैं परमानेंट कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट होते हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते, इसलिए इसको परमानेंट कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो हमने कांस्टेंट क्वांटिटी की बात की, और कांस्टेंट क्वांटिटी में 2 प्रकार की क्वांटिटी है। आर्बिटरी कांस्टेंट जो होते हैं ABCD MN होते हैं, जो कि किसी एक निश्चित समय के लिए हम इनका प्रयोग अंकों के रूप में करते हैं, इसलिए हम इनको कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं। और ये जो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट तो हमारे वही कांस्टेंट होते हैं जो हमने इसकी डेफिनेशंस के हिसाब से पढ़ा है, कि जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है और वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो बेटा हम बात करते हैं वेरिएबल क्वांटिटी की। तो वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है? जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, वैल्यू फिक्स्ड नहीं।
यानी कि जिनका मान निश्चित नहीं होता, परमानेंटली निश्चित नहीं होता, जैसे कि x है, y है, z है, u, v, s और t, ये वेरिएबल क्वांटिटी में आते हैं, ठीक है। और वेरिएबल क्वांटिटी जो है, वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं हम चर कहते हैं, वेरिएबल को कहते हैं चर, ठीक है। तो चर राशि जो होती है, वेरिएबल क्वांटिटी होती है, उसका मतलब होता है कि उनके मान निश्चित नहीं होते हैं। जैसे हर क्वेश्चन में x का वैल्यू पता नहीं कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 7 हर क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन देते हैं तो x के वैल्यू अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी जो होती है उसमें वैल्यू फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी को 2 टाइप से पढ़ते हैं, या इसके 2 टाइप होते हैं। तो जो उसमें से फर्स्ट टाइप है हमारा वो है इंडिपेंडेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि परतंत्र चर। बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हिंदी में हम कहते हैं स्वतंत्र चर और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं परतंत्र चर। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर जो होता है वो किसी पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो डिपेंड करता है। क्या सर समझ में नहीं आएगा? एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, y = 3x। तो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू ले लेता हूँ 0 तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। यदि मैं x का वैल्यू ले रहा हूँ 1 तो 1 3 3 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू हम कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है। तो x तो जो है यहाँ पर स्वतंत्र हुआ ना, x जो है स्वतंत्र कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन y स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि y का जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है। x जितना ज्यादा होगा y का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, x जितना कम होगा y का वैल्यू उतना कम होगा। जैसे x 0 था तो y 0 ही आया, जैसे x 1 तो y 3 आया। बात समझ में आ रही है? तो x यहाँ पर स्वतंत्र है और y यहाँ पर परतंत्र है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट और परतंत्र मतलब डिपेंडेंट। तो 2 प्रकार से वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम बात करते हैं, पॉलिनोमियल को 3 प्रकार से पढ़ा जाता है, या 3 प्रकार से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी अलग अलग विशेषताओं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने उसका एनालिसिस भी अलग अलग से करना है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, सबसे पहले हम वेरिएबल के हिसाब से पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे, यानी कि पदों के हिसाब से पढ़ेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यानी कि घातों के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, हम उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑन द ठीक है बेटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल में हम क्या करते हैं, मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं और उसको मैं बोलता हूं 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, यानी कि एक चर वाला बहुपद, ठीक है। 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं? जैसे मैंने लिखा 2x + 1, या फिर x² + 2x + 1, या फिर x³ + x² + 2x + 1। तो ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखे हैं यहाँ पर, तो इनको हम बोलेंगे बेटा एक चर वाला बहुपद या 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल या एक चर वाला बहुपद। तो एक चर वाला क्यों? क्योंकि इसमें एक से ही है, एक से ही है, एक से ही है। एक से कितने बार है उससे मतलब नहीं है, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ x की। x के अलावा ना तो y है, ना तो z है, ना तो s है, ना तो t है, ना तो u है, ना तो v है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको मैंने कहा एक चर वाला बहुपद, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं यहाँ पर द्विचर बहुपद। तो 2 चर वाला बहुपद जो होता है वो बेटा इस टाइप से लिखते हैं हम 3x + 4y, ठीक है। हमने ऐसा भी लिखा x³ + 2y। तो इस टाइप से जब हम पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारे, ये द्विचर पॉलिनोमियल है या फिर
टू वेरिएबल पॉलिनोमियल इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो द्विचर अगर मैं इक्विवेलेंट में 0 लगा देता हूं तो बेटा यही परिभाषित हो जाएंगे द्विचर समीकरण, दो चर वाले समीकरण में, ठीक है। अभी ये जो है बहुपद है और दो चर वाले बहुपद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर त्रिचर बहुपद। तो आप एक साथ 3 चरों का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, कुछ इस टाइप से x² प्लस वाई प्लस 3z। तो आपने एक साथ 3 चर प्रयुक्त कर दिए, इसलिए ये त्रिचर बहुपद हो गया। वेरिएबल के नंबर्स के हिसाब से इनको लिख सकते हो, मैंने 1 2 3 लिखा, आप 4 5 6 जितना भी चाहो उतना लिख सकते हो। और इन्हीं के साथ जहां पर चर नहीं होंगे उस टाइप को भी हम इसी में सम्मिलित करेंगे, जिसे हम कहेंगे अचर बहुपद। जैसे कि हमारे पास कोई गिनती वाले नंबर है, 7 है, 6 है, -2 है, ये सब अचर बहुपद है। कैसे बहुपद है? अचर बहुपद, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है उसकी पावर 0 होती है और पावर से हमको कोई यहाँ पर लेना देना नहीं। हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, चूंकि किस बेसिस पर डिफाइन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो जब वेरिएबल नहीं है तो इसको हम कैसा बहुपद बोलेंगे? एक्चुअल में बहुपद है, ठीक है, लेकिन कैसा बहुपद है? अचर बहुपद। अब अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक और हमारे पास टाइप है जिसको हम स्पेशल केस में बोलते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद सबसे अलग से डिफाइन करते हैं, उसको हम लिखते हैं, उसमें आता है शून्य, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक चर बहुपद, द्विचर बहुपद, त्रिचर बहुपद और अचर बहुपद और शून्य बहुपद, ठीक है। इसमें एक चर, इसमें जो है एक ही चर था, ऊपर देखेंगे एक चर, इसमें 2 चर आ गए, इसमें 3 चर आ गए, इसमें एक भी चर नहीं है, तो ये अचर हो गया और ये हो गया शून्य बहुपद, ठीक है बेटा। तो ये हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, यानी कि चरों की संख्या के हिसाब से हमने वेरिएबल को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। बेटा किस पर बात करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हमने जो मेनली है वो 3 टाइप से डिफाइन किया है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। यानी कि एक पद वाला बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद, इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद, ठीक है बेटा। तो एक पदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद क्या होता है? जैसे कि मैंने कोई एक टर्म लिखा, 4x लिख लिया या 4 लिख लिया, तो ये जो है लाइक y या y⁻², तो ये जो है एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा, सिर्फ अकेला टर्म है। अब हम बात करते हैं द्विपदी बहुपद की, तो 2x² प्लस x या फिर x प्लस 1, ठीक है बेटा। तो ये जो है हमारे हो गए द्विपद, 1 और 1 2। अब हम बात करते हैं त्रिपद की, तो x² प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया हमारा त्रिपद, ठीक है। यानी कि हमने पदों के हिसाब से स्पेशली इनको लिखा है। हमने जो बहुपद पढ़ा यहाँ पर किसके हिसाब से पढ़ा है, किसके आधार पर पढ़ा है? पदों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो अगर 1 टर्म होगा तो इसको बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म होंगे तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, अगर 3 टर्म होंगे 1 2 एंड 3, यहाँ पर 3 टर्म है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्राइनोमियल या त्रिपद बहुपद। ऐसे कई हो सकते हैं, लेकिन हमने स्पेशली जो स्टडी करना है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख लिए। तो अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल हो चुका है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी हो चुका है। तो बेटा हम बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप की, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जहां पर डिग्री शब्द प्रयुक्त हुआ, हिंदी में कहेंगे घात के आधार पर, हिंदी में डिग्री को कहते हैं घात। तो डिग्री या घात क्या होता है? जो बहुपद होता है उसमें जो वेरिएबल यूज किया है उसकी मैक्सिमम पावर। अब सर नहीं समझ पा रहे हम इस चीज को, तो वही चीज मैं आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम किस हिसाब से बात कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या होती है? वो होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो भी आपका बहुपद है, ध्यान से सुने, यानी कि जो भी आपका बहुपद है
उसमें जो चर प्रयुक्त किया रहा है, जैसे x है तो x, y है तो y, उस चर की अधिकतम घात क्या है? यदि उस चर की अधिकतम घात 3 है तो वो त्रिघात बहुपद हो गया, 2 है तो द्विघात हो गया, 1 है तो रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इसके टाइप की बात करते हैं, हम लिखते हैं रैखिक बहुपद, या फिर इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। तो बेटा मैंने इसका एग्जांपल लिखा 2x + 1, या फिर लिखा x + 1, या फिर लिखा y + 1, या फिर लिखा z + 1 या z + 7, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये जो एग्जांपल गिवन है बेटा, यहाँ पर मैंने x वेरिएबल यूज किया, उसकी मैक्सिमम पावर है 1। यहाँ पर भी मैंने x यूज किया, इसकी मैक्सिमम पावर है 1। यहाँ पे y यूज किया, इसकी मैक्सिमम पावर 1, और z की मैक्सिमम पावर 1। तो जहां पर इस बहुपद में जो चर प्रयुक्त किया है, चर की अधिकतम घात 1 है, तो चर की अधिकतम घात 1 वाले बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री पोलिनोमियल, इसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है हिंदी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैखिक बहुपद के बाद द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या द्विघात बहुपद जो होता है, हम तब किसी बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं जब उस बहुपद में जो चर यूज किया जा रहा है उसके अधिकतम घात 2 है। चर की अधिकतम घात 2, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी आपने पोलिनोमियल लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको बेटा, मैं दे रहा हूं 2x² + 4x + 6। तो मैंने यहाँ पर जो चर यूज किया है x, इसकी पावर एक बार 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 है। तो 2 और 1 में मैक्सिमम क्या है? 2 है। तो जहां पर मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 हो, यानी कि चर की अधिकतम घात 2 हो, तो ऐसे सारे बहुपद को हम बेटा द्विघात बहुपद कहेंगे या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री इट मींस दैट मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, अधिकतम घात जो चर यूज किया जा रहा है उसकी अधिकतम घात। चर अचर सबसे पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है बेटा, चर मतलब जिसका मान फिक्स नहीं होता, जैसे x, इसका मान फिक्स नहीं है, और x की घात की बात कर रहे हैं क्योंकि हम किस टाइप में पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री यानी हिंदी में होता है घात। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा मैं आपके सामने, x² - 2x + 1। तो यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, 2 और 1 में मैक्सिमम कौन है? 2। तो जो नीचे वाला बहुपद लिखा हुआ है ये भी x में मैंने लिखा, मैं y में भी लिख सकता हूँ। पोलिनोमियल ऑफ y इज इक्विवेलेंट टू y² + 6y + 2। तो बेटा ये वाले पोलिनोमियल में भी जो y यूज किया है चर, उसकी अधिकतम पावर जो है, उसकी मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो जहां पर मैक्सिमम पावर 2 होगी उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अरे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हम बात करें थर्ड वाला टाइप में ऊपर लिख रहा हूं, तो जिसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। रोमन लिपि से थर्ड बना लेना आप, 1 2 3। त्रिघात बहुपद या इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। बेटा क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल जो है, यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया जाएगा पोलिनोमियल में उसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी। इट मीन्स दैट मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 3। चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 3 होगी। त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल में हमने पढ़ा कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 3। जहां पर चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक एग्जांपल बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं, x³ + x² + x + 1। यहां पर एक ही बहुपद में 3 पद जो है वो चर वाले हैं।
एक पद अचर वाला है तो 3 चर वाले हैं जिसमें 1 पावर है, 2 पावर और 3, तो 1, 2 और 3 में मैक्सिमम क्या है बेटा, तो अब मैक्सिमम पावर यानी कि अधिकतम घात कितनी है, 3। तो पूरे पोलिनोमियल में जो चर यूज किया उसकी अधिकतम घात देखना है 3, मैक्सिमम पावर इज 3, सो देयरफॉर दिस पोलिनोमियल विल बी क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि ये वाला बहुपद त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है बेटा, तो हमने जो हमारा टाइप 3 पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, हमने बात की पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल को कितने प्रकार से पढ़े, तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पढ़ लिया और ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो बेटा हमने जो लास्ट हमारा 3rd टाइप पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या फिर घात के आधार पर, तो घात के आधार पर हमने पहले पढ़ा एक घात वाला बहुपद जिसको हमने कहा रेखिक बहुपद, 2 घात वाला बहुपद जिसको हमने कहा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 घात वाला बहुपद जिसको हमने कहा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, तो हमने इनके पावर्स के हिसाब से इनके नाम रखे। अब हम दो महत्वपूर्ण पोलिनोमियल है उनकी घात की बात करते हैं। तो जो आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी पावर जो होती है वो 0 होती है, डिग्री। ठीक है, यानी कि आप नोट करके ऐसा लिख सकते हो कि डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल विल बी नॉट डिफाइंड आर इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि शून्य बहुपद की घात जो होती है वो होती है अनंत होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमने जो बहुपद था उसको 3 आधार पर पढ़ा। पहला आधार कौन सा था हमारा, और दूसरा कौन सा था और तीसरा कौन सा था, बताइए आप। तो पहला जो आधार था हमारे चर के हिसाब से था, हमने 1 चर वाले और 2 चर वाले इस हिसाब से पढ़ा। फिर दूसरा जो आधार बनाया हमने वो टर्म वाला बनाया। ठीक है बेटा, और तीसरा जो बनाया वो घात वाला बनाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुणांक की। तो बच्चों मैंने आपके सामने एक बहुपद लिखा है और हम इस बहुपद में बात करेंगे गुणांकों की। तो बहुपद के पद अलग कर रहा हूं मैं, 2x की घात 3 एक पद है, -3x वर्ग एक पद है, -x एक पद है और एक भी एक पद है। पद यानी कि टर्म। ठीक है बेटा, इस पोलिनोमियल के पद मैंने नीचे लिख लिए हैं, टर्म्स आर, ये जो है टर्म्स है। तो जो पहला टर्म है यहाँ पर आपका जो चर है वो x है और उसका गुणांक क्या है 2। तो मैं अगर यहाँ पे चर के गुणांक की या कॉफिशिएंट की बात करूं बेटा, तो कॉफिशिएंट यहाँ पर 2। ठीक है, अब हम इस टर्म की बात करते हैं। यहाँ पर x की घात 2 है, उसका गुणांक क्या है -3, यानी कि गुणांक या कॉफिशिएंट की अगर हम बात करें तो वो है यहाँ पर विद द साइन लिखना है -3। ठीक है, अब यहाँ पर x के सामने कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो यहाँ पर अगर इसके गुणांक की या इसके कॉफिशिएंट की बात करेंगे तो x का जो कॉफिशिएंट है वो -1 है। ठीक है बेटा, पर्टिकुलर टर्म में आपसे कॉफिशिएंट पूछा जाएगा इन 9th क्लास, तो आपको जवाब देना है। यहाँ पर जो आपका x⁻0 है, यानी कि ये अगर पोलिनोमियल है और आपसे गुणांक पूछा जाए तो 1 का गुणांक क्या होगा, तो 1 का गुणांक आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, x⁻0 है और इसका गुणांक है 1 है। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि -x² का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि -x² का कॉफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, 2 आंसर दे, पहला इसका -x² का और दूसरा दे x का। -x² और x का गुणांक क्या है, यदि आपने इस वीडियो को समझा है तो आप इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, तो बेटा इस पूरे लेक्चर में हमने सबसे पहले पोलिनोमियल को डिफाइन किया, उसके बाद हमने पोलिनोमियल के टाइप पढ़े। सबसे पहले पढ़ा पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, फिर पढ़ा पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और फिर पढ़ा हमने पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर हमने पोलिनोमियल को अलग अलग टाइप से पढ़ा, क्वांटिटी की बात भी की, क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी पढ़ी और वेरिएबल क्वांटिटी पढ़ी। कांस्टेंट क्वांटिटी के भी टाइप पढ़े, वेरिएबल के भी पढ़े। ठीक है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा, वेरिएबल क्वांटिटी में हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 की और उसको भी हम डिटेल से सोल्व करेंगे। यदि आपको मेरा ये बेसिक या इंट्रोडक्शन का लेक्चर
पसंद आया हो तो मेरा इस यूट्यूब चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेटा मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।